आज वे कहते हैं कि ये बम्पर जीत है, हरियाणा में बम्पर जीत है, ये बम्पर जीत है, ये जाट बनाम अन्य लोगों की जीत है। अरे भारतीय जनता पार्टी को भी 39.90 मत प्रतिशत मिला है और कांग्रेस को भी 39.10 मत प्रतिशत मिला है। 0.80 मत प्रतिशत का ही तो फर्क रहा है। इतना गदगद होने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। जीत तो जीत होती है ना। हाँ, जीत तो जीत होती है, लेकिन ये जीत इतनी बड़ी जीत नहीं है, धन बल और छल की जीत है। जैसे कि हम भी 1 महीने से बराबर जो है अपनी निगाहों से जो चुनाव को बड़ी नज़दीकी से देख रहे थे। हम हरियाणा में पानीपत गए, सोनीपत गए, गुआना गए, हमने वहाँ बहुत नज़दीक से देखा कि हर व्यक्ति की जबान पे कांग्रेस थी। क्या जिस दिन वोट खुली 12 बजे तक कांग्रेस बड़ी बढ़त बनाए हुए थी भारतीय जनता पार्टी को, और उनकी जो है लोबी को ये दिखाई दिया कि हम यहाँ चुनाव हार रहे हैं, और यहाँ से चुनाव हारने का मतलब है पूरे भारत में गरिमा और तुम्हारा वर्चस्व जो है 0 हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव भी आने वाले हैं, 2025 में दिल्ली के भी चुनाव आने वाले हैं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में एक बम्पर बेईमानी की है। अरे चाचा, बेईमानी कैसे हो जाती है? हो जाती है। अरे बताओ, जब जो मशीन आपने अपना मोबाइल जो है रखा रात्रि के समय, उसकी बैटरी 97% है, 95% है, 92% है, क्या वो 3 दिन तक आपकी 92% ही रह जाएगी? अरे घटेगी तो कुछ ना कुछ तो घटेगी। तो इसके तो देश की जनता जो यानी कि बुद्धिजीवी जनता है, लोकतंत्र में विश्वास करने वाली जनता है, संविधान में विश्वास करने वाली जनता है, वो तो ये कह रही है कि जो है बम्पर बेईमाना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने हैं यूपी के अंदर 10 विधानसभा सीटों के ऊपर, तो क्या कहेंगे उसको लेकर के? क्या समीकरण लगाया जा रहा है? क्या स्थिति आपको लग रही है यहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हाल फिलहाल में अखिलेश यादव जी को जयप्रकाश जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोका गया। उनको डर है कि कहीं पीडीए पूर्ण रूप से जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोकसभा चुनाव की तरह खड़ा ना हो जाए। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, बुढ़ाने की पावन धरती से मैं संदेश देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि समाजवादी पार्टी 7-3 के अंतर से चुनाव जीतेगी। 8-2 भी हो सकता है, लेकिन 7-3 तो बिल्कुल कन्फर्म है। चुनाव जीतेगी यहाँ समाजवादी पार्टी। चाहे बाबा जी कितना भी जो है शासन का इस्तेमाल कर ले, कितना भी प्रशासन का इस्तेमाल कर ले, लेकिन जो आज प्रदेश की जनता अच्छे मन से निगाहें लगाई हुई है वो अखिलेश की तरफ लगाई हुई है। अखिलेश में विश्वास दिखा रही है। लोकसभा में भी अखिलेश जी के प्रति विश्वास दिखाया था। आधे से ज़्यादा सीटें लोकसभा में जो अखिलेश जी को दी थी, समाजवादी पार्टी को दी थी। यहाँ पे मीरापुर विधानसभा में जो है समाजवादी पार्टी भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, बसपा भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और आज़ाद समाजवादी पार्टी भी उम्मीदवार खड़ा करेगी। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि अपनी वोट को बंटने ना दें। लोकसभा में तो वहाँ पे हार गए थे ना उनके जो प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, आप कह रहे कि वोट ना बंटने दें? इस बार न देखो, पिछली गलती को वर्तमान में न दोहराए। इस समय हमें मीरापुर में जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। कौन प्रत्याशी है जो प्रत्याशी की घोषणा? उसमें जो है सही मायनों में यदि मुस्लिम समाज से आता है तो वह कादिर राणा सुपर बेस्ट है, और यदि कोई पाल समाज से आता है तो और सुपर बेस्ट रहेगा। पाल समाज से कौन है ऐसे चेहरा? मिथिलेश पाल आ जाओ और कोई आ जाओ, वहाँ स्थानीय बहुत लोग हैं ऐसे नेता। अच्छा, यहाँ पे इस बार जो है आजाद समाज पार्टी भी आ रही है और बसपा जो है सामने खड़ी है, तो इसको लेकर के चंद्रशेखर को लेकर के क्या है? दोनों को मिलाकर के जो है 10 से 12 हज़ार वोट जो है इकट्ठा करने में जो है मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जनता जानती है कि मुझे किस पार्टी को वोट करना है, किस पार्टी का है मजबूत संगठन है। उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद मुजफ्फरनगर में किस पार्टी का संगठन मजबूत रही। सर्वप्रथम बात यह रही कि वर्तमान में यहाँ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है जिनका नाम है माननीय हरिंदर मलिक जी। हरिंदर मलिक जी सीट को किसी भी हाल में हारने नहीं देंगे, क्योंकि उनका भी अपना वजूद है उस क्षेत्र में, और जहाँ समाजवादी पार्टी का भी वजूद है उस क्षेत्र में, कांग्रेस का भी वजूद है। तो इस बात को इंगित करते हुए ये सीट मुझे इंडिया गठबंधन की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, वजूद तो वहाँ पे आरएलडी का भी है ना। आरएलडी के पहले वहाँ पे विधायक थे, उसके बाद में आरएलडी की पूरे जनपद में 5 विधानसभा, 4 विधानसभा ये उधर की अपनी ये 2 वे यानी 6 की 6 विधानसभा में 40 से 45 हज़ार वोट आरएलडी की हैं। नलके के निशान पर यदि आरएलडी खुद चुनाव लड़ने लगे तो उसको 50 हज़ार से ऊपर इन 6 विधानसभा में वोट नहीं मिलने की।
चाचा क्या बात करें, 2022 में विधायक बने, तो 24 में किसने सांसद बने? समाजवादी के बदौलत जो है उनको 1,30,31,000 बुढ़ाना विधानसभा से मिली। यदि इस बार थोड़ी थी समाजवादी यदि- उनके साथ में, इस यदि- बार तो भाजपा थी। यदि RLD यदि बुढ़ाना विधानसभा में 1,16,000 की करीब हरिंदर मलिक को मिली लोकसभा चुनाव के अंतर्गत, और 1 लाख के आसपास जो है संजीव बालियान को मिली, जो है मीरापुर से तो 9,000 से हार गई ना इस बार समाजवादी पार्टी। वो हार की उसमें कई कारण नहीं, क्योंकि वो प्रत्याशी जो है बहुत ही नानुकुर का प्रत्याशी रहा। सैनी साहब जो प्रत्याशी थे वो बहुत नानुकुर के प्रत्याशी थे। आखिरी में माननीय अखिलेश जी ने और जो है उनको जो है पार्टी का जो है प्रत्याशी घोषित कर दिया। यदि मीरापुर साइड से कोई प्रत्याशी होता है या बिजनौर साइड से उरले हिस्से से कोई प्रत्याशी होता तो यानी 50,000 से जीत होती, मेरा व्यक्तिगत दावा है। अच्छा, यहाँ पे एक मुद्दा चल रहा है देश के अंदर, पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी हुई, उसके बाद में जो है फिर एक बड़ा बवाल पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? हम ये कहना चाहते हैं हिंदुस्तान की आम आवाम से कि अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है, किसी की देवी देवताओं को, किसी के पैगंबर को, यानी कि उनके जो मूल सार है, किसी को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। हमें अपना तो पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उठते हैं खड़े होते हैं, किसी को गाली देनी शुरू कर देते हैं। अरे गाली तो जो है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दी जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर। इसमें राजनीतिक बदबू ज़्यादा है और गाली देने वाले जो है राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार है। जो भी व्यक्ति गाली दे रहा, हजरत मोहम्मद साहब को गाली देने का किसने अधिकार दिया? कोई राम को गाली देने का अधिकार किसने दिया? कृष्ण जी को गाली देने का अधिकार किसने दिया? किसी नबी को गाली देने का किसने अधिकार दिया? अरे कहो कि एकता और समरसता के साथ भारत को आगे बढ़ाए, यही हमारी पहचान होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि कोई भी खड़ा हुआ कहने लगा मुसलमानों से सामान ना खरीदो। अरे भैया, मैं पूछना चाहता हूँ अपने लोगों से भी, हिंदू समाज के लोगों से, सनातन के लोगों से, मुसलमान जैसा कौन सा काम नहीं कर रहा है जिससे कि उनको मुसलमानों की, हिंदुओं को आवश्यकता ना हो? वो कारपेंटरी का काम हो, चिनाई का काम हो, रेडी पटरी का काम हो, ठेले का काम हो, ट्रक का काम हो, सब मुसलमानों के माध्यम से हिंदू अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, वहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे एक नया सिस्टम चालू किया है हिंदू संगठन के लोगों ने। वो जो सब्जी वाले हैं, रेडी पटरी वाले हैं, वहाँ पे सनातनी सब्जी वाला कुछ इस तरीके के बोर्ड लगा रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो पूरे भारत में इसी मुद्दों को बना करके अपनी वोट को मजबूत बनाती है। सरकार तो वहाँ कांग्रेस के है ना। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि नगर पालिका के माध्यम से जो है, जो बाहर से आने वाले व्यक्ति काम के हेतु आए हुए हैं, कार्य हेतु आए हैं हिमाचल के अंदर, उनको वेंडर बनाया जाएगा, उन पर एक चिन्ह लगाया जाएगा कि नगर पालिका का, किसी धर्म का चिन्ह नहीं लगाया जाने का या किसी संगठन का चिन्ह। उससे ये पता रहेगा कि हिमाचल में काम करने वाले लोग कौन कौन से राज्य से हिमाचल में आए हुए हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी ने जो है दूसरे मोड़ पर खड़ा कर दिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को आधार बना करके अपनी वोट को मजबूत बनाती है। जैसे कि हरियाणा में चुनाव हुए, प्रचार कर रहे हैं कि जाट बना मन्ने। अरे जाट बना मन्ने कैसे हो जाएगा मेरे मित्रों? 39.1 कांग्रेस को मिला है, 39.90 जो है भाजपा को मिला, फिर कैसे हो जाएगा? जाट माकूल है 26%, 26% में से 13% न वोट गिरी, तो कैसे हो जाएगा? ये तो जो है हर वक्त अफवाहों का बाजार गर्म करके हिंदुओं के बीच और मुसलमानों के बीच एक खाई पाटने का काम करते हैं। ये देश के लिए एक विडंबना है, देश के लिए जो है एक बहुत दिक्कत भरा जो है व्यवहार है।